नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं आपकी ड्राइंग टीचर स्वाति जनकावत। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 13 समकालीन भारतीय कला पढ़ाऊंगी। समकालीन भारतीय कला पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शीर्षक पर कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों, हम इस पाठ में समकालीन अर्थात वर्तमान समय की जो कला है उसके संबंध में और कलाकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ 13 समकालीन भारतीय कला। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बच्चों, इससे पूर्व भारत में जो परंपरागत कलाएं चल रही थी, जैसे पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, यहाँ तक कि जो लोक कलाएं थी, वे भी विभिन्न प्रभावों के कारण या विभिन्न कारणों से नष्ट हो चुकी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश साम्राज्य के कारण हमारी ये सभी शैलियां, कलाएं नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में भी बच्चों भारतीय कला का कोई खास विकास नहीं हुआ था। हमें विकसित होती हुई यह नजर नहीं आती, परंतु अंग्रेजों के द्वारा भारत में उनके निजी हितों के लिए कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इन्हीं कला विद्यालयों की स्थापना के कारण बच्चों भारतीय लोगों को, कलाकारों को, छात्रों को पाश्चात्य कला शिक्षण का मौका मिला और इसी पाश्चात्य शिक्षण के कारण भारत का जो युवा कलाकार था वह इनकी ओर आकर्षित हुआ और इसी आकर्षण के कारण बच्चों भारतीय कला के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण स्थापित हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वह था बंगाल शैली। अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो कि इन्हीं कला विद्यालयों में, बंगाल का जो कलकत्ता कला विद्यालय था, वहां से पढ़े हुए छात्र थे। ईबी हैविल के सानिध्य से इन्होंने भारतीय कला के क्षेत्र में चेतना जागृत करने का प्रयास किया था। अतः इन्हीं कलाकारों के योगदान से भारतीय समकालीन कला का विकास हुआ। बच्चों, ये जो राजा रवि वर्मा भी भारतीय समकालीन कला के विकास के एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कलाकार थे। राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने पाश्चात्य तकनीक में काम करना प्रारंभ किया था। राजा रवि वर्मा का भारतीय कला में अपना ही विशेष योगदान रहा, क्योंकि इनका जो माध्यम था वह तो पाश्चात्य था, परंतु जो इनके विषय थे बच्चों वे पूर्णतया भारतीय थे। राजा रवि वर्मा महाभारत, रामायण, नल दमयंती, दुष्यंत, शकुंतला, इनकी कथाओं पर आधारित चित्र बनाया करते थे। अतः जो राजा रवि वर्मा है वह पाश्चात्य तकनीक में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारतीय समकालीन कला के विकास में अतुलनीय योगदान है। इन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की। बंगाल शैली अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय कला के विकास का एक चरण था, दौर था। बंगाल शैली एक शैली न होकर एक वैचारिक क्रांति थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा यह जो बंगाल शैली स्थापित की गई थी बच्चों, इसमें पारंपरिक शैलियों या रीतियों को जीवंत रखने का लक्ष्य रखा गया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने हमारी प्राचीन कलाओं के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने उनके महत्व और उनके पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए थे। भारतीय कलाकारों को उनकी उच्चता, उनकी श्रेष्ठता के संबंध में बच्चों को जानकारी प्रदान की और उनको भारतीय कला जगत में स्थापित भी किया था। इन्होंने एक नई शैली की खोज की, वह थी वॉश टेक्निक। इसी वॉश टेक्निक के आधार पर इन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की। वॉश टेक्निक ही बंगाल शैली की बच्चों पहचान बनी थी। इसी के आधार पर इन्होंने भारतीय कला में राष्ट्रीयता और पुनर्जागरण प्रारंभ किया था और आगे चलकर इसी आधार पर बंगाल शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। भारतीय समकालीन कला के विकास में अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके ही जैसे और भी बहुत से कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिनमें नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, शारदा चरण उकील, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। इनके द्वारा भी इस बंगाल शैली के माध्यम से भारतीय कला का विकास किया गया था। इनमें जो महत्वपूर्ण और भी बहुत से कलाकार हैं, इनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल जैसे जो कलाकार हैं, ये भी समकालीन कला के विकास में अपना अतुलनीय योगदान और युवा कलाकारों के लिए प्रेरणादायक
सिद्ध होते हैं। इनके चित्रकर्म के संबंध में बच्चों हम आगे भी चर्चा करेंगे। इन कलाकारों के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां भी हुई जिससे हमारी जो कला है वह आगे बढ़ने लगी, जिसमें ब्रिटिश कलाकारों द्वारा जो कला विद्यालय स्थापित किए गए थे उनके आधार पर बच्चों ने, छात्रों ने, कलाकारों ने पाश्चात्य जगत में हो रही विभिन्न गतिविधियों से प्रेरणा हासिल की। ऐसे में ही एक गतिविधि, एक समय हमारी भारतीय कला में भी शुरू हुआ जिसे कहा गया कला समूह। भारतीय कलाकारों ने कला समूह बनाकर कार्य करना प्रारंभ किया। इन्होंने कला समूह बनाकर बच्चों विभिन्न प्रकार के कार्य किए, जैसे प्रदर्शनियां लगाना। चित्रों की इन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर चित्रों की प्रदर्शनियां लगानी शुरू कर दी थी, जिससे कला का और भारतीयता का विकास हुआ था। साथ ही साथ न केवल प्रदर्शनियां लगाते बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इनके द्वारा किया जाता था। प्रतियोगिताओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की विचार संगोष्ठियों का भी इनके द्वारा आयोजन होता था, जिससे भारतीय कला जगत में बहुत ही वैचारिक परिवर्तन हमें होते हुए नजर आए और हमारी इस भारतीय कला ने, समकालीन कला ने विकास प्राप्त किया। कला समूह में बच्चों भारत का जो पहला कला समूह था वह था कलकत्ता कला समूह। इस कलकत्ता कला समूह के जो सदस्य थे बच्चों वो प्रदोष दास गुप्त, विनोद मजूमदार और परितोष सेन जैसे व्यक्ति थे, कलाकार थे। इन्होंने यह समूह बनाकर कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त दूसरा कला समूह था बॉम्बे में बनाया गया टैग समूह, जिसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इस टैग समूह के जो कलाकार सदस्य थे वे थे FN सूजा, रजा, MF हुसैन, KH आरा, ये सभी इस कलाकार समूह के सदस्य थे। इन सभी कला समूहों ने बच्चों भारतीय समकालीन कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि आपको पहले बताया बच्चों, भारतीय समकालीन कलाकारों ने भी हमारी इस कला जगत में जो योगदान दिया है, उनके कृतित्व हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। इनमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी ही एक रचना की हम चर्चा करते हैं बच्चों, वह है नारी का चेहरा। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया यह जो नारी का चेहरा है बच्चों, ये शाही और जल रंगों में 1937 में इनके द्वारा बनाया गया था। यह जो चित्र है 50.5 गुणा 53 सेंटीमीटर के आकार का है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया नारी का चेहरा है बड़ा ही सरल रूप में बनाया गया है। इस चित्र में इन्होंने, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने यह जो नारी का चेहरा बनाया है, इसमें उनकी अपनी मौलिक शैली हमें दिखाई देती है। अतः यह रविन्द्रनाथ ठाकुर शैली में बनाया गया चेहरा था। साथ ही ये जो कला है इसमें वे अचेतन मन की भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं। वे, इनका मानना है कि हमारे अचेतन मन में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से बोल नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो जो हमारी कला है, विशेष रूप से चित्रकला है, हम चित्रों के माध्यम से उस अव्यक्त भाव को, मन के विचार को व्यक्त कर सकते हैं। अतः रविन्द्रनाथ जी का मानना है कि हम अचेतन मन में आए विचारों को कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अधिकांशतः उनके जो चित्र हैं बच्चों वे रेखांकन स्वरूप हैं। चूंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे ये कवि थे, अतः इन्होंने अधिकांशतः रेखांकन में ही चित्रांकन किया है। इनका ये जो चित्र है इसमें बच्चों इन्होंने जल रंग, हल्की गहरी रंगतों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त भी इनके जो चित्र हुआ करते थे रविन्द्रनाथ जी के, इनमें ये अधिकांश रेखांकन का प्रयोग करते, साथ ही साथ जल रंग और रंगों की हल्की गहरी रंगतों से उन चित्रों को पूर्ण किया करते थे। साथ ही इन चित्रों में जो ये नारी का चित्र है बच्चों, इसमें एक औरत का चेहरा दिखाया गया है और इस औरत का चेहरा भी साड़ी से ढका हुआ है। इसका जो सिर है वह साड़ी से ढका हुआ है। साथ ही साथ इसके जो होठ हैं वो कुछ कहते हुए से हमें दिखाई देते हैं, मानो वो कुछ बोलना चाहती हो। और औरत के चेहरे पर कोमल तथा हल्के शाही का एक लेप चढ़ाया गया है। इस लेप से हमें एक करुण रस, एक
हृदय को छू जाने वाले भाव का सा आभास होता है। एक करुण रस का सृजन इस लेप के माध्यम से इस नारी के चेहरे में किया गया था। यह थे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। बंगाल में रहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाली भाषा के विश्व स्तर के कवि थे। ये नोबेल पुरस्कार विजेता कवि हैं। इनको विश्व का हर एक व्यक्ति जो कि कविताओं या साहित्य से संबंध रखता है वे सभी जानते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी वृद्धावस्था में लगभग 67 साल की उम्र में इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ की थी। जब ये कविताएं लिखते थे, उन कविताओं के लिखने के दौरान जब कागज पर कुछ बूंदें, कुछ विचार इनके मन में आते, बूंदें गिर जाती, तो वे उन्हें कविताओं के विचारों के आधार पर ही आकार प्रदान किया करते थे। इस प्रकार से इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इस प्रकार के बड़े ही सरल सृजनशील कवि थे और चित्रकार भी थे। उन्होंने अपनी ऐसी ही चित्रकर्म से भारतीय समकालीन कला में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम दुल्हन का श्रृंगार। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया यह जो चित्र है बच्चों, दुल्हन का श्रृंगार, कैनवास पर ऑयल पेंट तेलीय रंगों से 1937 में बनाया गया था। यह चित्र 144.5 गुणा 86 सेंटीमीटर के आकार का है और यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। और यह चित्र है दुल्हन का श्रृंगार। चित्र के रंगों और प्रभावों को देखकर ही हम अमृता शेरगिल के उस नवीन कला संसार का अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे अमृता शेरगिल अपनी बड़ी ही सरल विषयों को लिए बड़े ही प्रभावशाली रंगों से चित्रों का निर्माण किया करती थी। इस चित्र में जो दुल्हन का श्रृंगार है, इसमें एक दुल्हन जो सामान्य जीवन की जो नारी आकृतियां हैं, दुल्हन है, उसका श्रृंगार करते हुए यहाँ पर दिखाई देती हैं। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया यह चित्र बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने 5 नारी आकृतियों को बैठे हुए बनाया गया है। ये जो पांचों नारी आकृतियां हैं बच्चों, इनके शरीर के रंग में भेद है। सभी आकृतियां अलग अलग रंगों में बनाई गई है। जो दुल्हन है उसे गौरवर्णी और मध्य में बनाया गया है। इसका जो संयोजन है वह बड़ा ही सुंदर और इन रंगों के प्रभाव के कारण हमें पूर्ण होता हुआ नजर आता है, आकर्षित करता है। इसके धुंधले रंग में, धुंधले हरे रंग के पृष्ठ भाग में बैंगनी, गुलाबी, हरा, सफेद रंग, भूरे रंगों से इन नारी आकृतियों को आवृत किया गया है। इन रंगों के वस्त्र पहनाए गए हैं। अतः बड़े ही सुंदर और प्रभावशाली चमकीले रंगों का धुंधले पृष्ठभाग में इनका अंकन अपने आप में बड़ा ही बेजोड़ है। यहाँ पर हाँ, इन नारी आकृतियों की हस्त मुद्राओं को देखकर हमें एक छंदमयता, एक संगीत का सा आभास होता है। क्योंकि यहाँ पर दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा है, बड़ा ही हर्षमय और बड़ा ही सुंदर वातावरण उन नारी आकृतियों के मन में वहां पर स्थापित था। तो कुछ ऐसी ही जो चमकीली प्रभावशाली रंग योजना है वह हमें यहाँ पर इनकी छंदमयता को स्पष्ट कर देती है। और इन सभी नारी आकृतियों की जो हस्त मुद्रा है वह अपने आप में बड़ी ही सरल और प्रभावशाली हमें दिखाई देती है। इनमें लाल रंग से रंगे जो दुल्हन के हाथ हैं वह हमें विषय के अनुरूप प्रतीत होते हैं। क्योंकि दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है और एक हाथ चित्र में बड़ा ही स्पष्ट लाल रंग से रंगा हुआ हमें नजर आता है। अतः यह जो विषय है वह बड़ा ही सटीक यहाँ पर दिखाई देता है। इसका शीर्षक भी बच्चों बिल्कुल हमें स्पष्ट यहाँ पर नजर आता है। तो ये थी अमृता शेरगिल। बच्चों, जो अमृता शेरगिल थी वह आधुनिक भारतीय कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अमृता शेरगिल भारतीय मूल की थी, परंतु इन्होंने पाश्चात्य शैली में अध्ययन किया था और इनके जो विषय थे वो पूर्णतया भारतीय थे। अतः अमृता शेरगिल भी भारतीय कला जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम सावताल परिवार, जिसे संथाल परिवार भी कहा जाता है। ये जो सावताल परिवार है बच्चों कंक्रीट से बनाया गया है और राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया यह मूर्ति शिल्प 1938 में बनाया गया था। यह आदम कद की मूर्ति 290 गुणा 200 गुणा 315 सेंटीमीटर के आकार की है और यह मूर्ति विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में
स्थापित की गई है और ये है संथाल या साउताल परिवार की मूर्ति। कंक्रीट से बनाई गई यह मूर्ति रामकिंकर बैज का एक बहुत ही बेहतरीन मूर्ति शिल्प माना जाता है। जो रामकिंकर बैज हैं बच्चों, इन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती से इन्होंने शिक्षण हासिल किया था और ये शांति निकेतन के नंदलाल बोस के शिष्य थे। नंदलाल बोस के ये जो शिष्य थे बच्चों, इन्होंने भारतीय समकालीन कला के क्षेत्र में प्रथम मूर्तिकार के रूप में और अपनी मौलिक शैली के लिए इन्हें आधुनिक मूर्तिकार के रूप में माना जाता है। अतः रामकिंकर बैज जी प्रथम मौलिक आधुनिक मूर्तिकार थे। ये बहुत ही सुंदर और प्रयोगवादी मूर्तिकार थे और मूर्तियां भी बनाते थे। इनकी इस मूर्ति के अतिरिक्त 2 यक्षों की मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ये जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति इनके द्वारा बनाई गई थी, यह वर्तमान में नई दिल्ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य द्वार पर दोनों ओर रखी है। वहां के द्वार को ये शोभायमान कर रही है। इसके अतिरिक्त इनकी ये जो मुख्य मूर्ति है साउताल या संथाल परिवार की मूर्ति, जो कि कंक्रीट इत्यादि से बनाई गई थी, यह इनकी एक प्रयोगवादिता का बहुत सुंदर उदाहरण है। ये बड़े ही साहसी और प्रयोगवादी कलाकार थे। इन्होंने अलग अलग माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया और नई नई खोज इन्होंने की थी। ऐसे ही इन्होंने सीमेंट, रोड़ी, बजरी, कंक्रीट जैसे संसाधनों का प्रयोग अपने मूर्ति शिल्पों में किया है और यह संथाल परिवार की मूर्ति इन्हीं माध्यमों में बनाई है। इस संथाल परिवार की जो मूर्ति है बच्चों, आदमकद की मूर्ति है। मनुष्य के आकार की ये मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति में जो संथाल परिवार है उसके विस्थापन की जो विडंबना है वह यहाँ पर व्यक्त की गई है। जो संथाल परिवार है जिसमें एक पुरुष, उसकी स्त्री, पत्नी और उसका बच्चा, साथ ही उसका पालतू कुत्ता भी इस मूर्ति में बनाया गया है। जो पुरुष आकृति है वह अपने कंधे पर एक झूले नुमा, जो कि आगे और पीछे टोकरी युक्त है, बनाया गया है और इन टोकरियों में घर गृहस्थी का सामान रखा हुआ है। आगे की टोकरी में बच्चे को बैठे हुए दिखाया गया है और इसकी जो महिला है, इसकी जो स्त्री है, वह भी पीछे की तरफ सामान, गृहस्थी का सामान लिए हुए अपने सिर पर उसके पीछे पीछे गतिमान है। इनके साथ ही इनका जो पालतू कुत्ता है वह भी चल रहा है। यहाँ पर रामकिंकर बैज जी ने उस समय जो संथाल परिवार थे उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो विडंबना है, दुख है, मन स्थिति है, वह यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अतः यह उस समय के जो समकालीन परिस्थितियां थी उनसे प्रेरित होकर रामकिंकर बैज जी द्वारा बनाई गई ये मूर्ति थी। इसमें भी बच्चों उन्होंने ग्रामीण समाज को और विस्थापन की दुर्दशा को, उनके मार्मिक भावों को स्पष्ट करने का इस मूर्ति में प्रयास किया है। हमारा बच्चों पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अब अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।